प्यारे शेरों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 21 में आज। और शेरों, आज तो आग लगानी भाई जम के, क्योंकि आज जो है हमारा आराम से लेक्चर होने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। कोई डेरिवेशन की दिक्कत नहीं है, कोई समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई वेपर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं है, ना टेम्परेचर कंस्ट्रेंट्स है, ना कुछ है। देखो समझ रहे हो, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लेक्चर होगा, यानी कि सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा और ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है समझने में। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो, वैसे अगर देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो हम आज सीखने वाले हैं इसके बारे में, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है बच्चों। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे शेरों डरने की बात नहीं है कुछ भी, मेरे चीतों मेरे पपीतों, डरने की बात कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि आज ऑस्मोटिक प्रेशर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब हम जिक्र करेंगे तो जिक्र में वेपर प्रेशर का जो जिक्र है, जो टेम्परेचर कंस्ट्रेंट्स है, जो बॉइलिंग पॉइंट में बातें आई थी, जो फ्रीजिंग पॉइंट में आई थी, ऐसी बातें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कैसी बातें, तो देखिए हम कैसी बातें। ठीक है, आज तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं, बकायदी करने नहीं है बिल्कुल। अब मैं रोज रोज बोलूंगा नहीं, नोट्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो, है ना, सब्सक्राइब करते जा रहे हो चैनल को, नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस है ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अपने शेरों से कब मिलूंगा आपसे, है ना। तो लेक्चर नंबर 21 में आज हम सीखेंगे ये सारे कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मैं लिख लूं प्रॉपर वे में, तो आज हम सीखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सीखेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसका मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इसको हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है। ये चार टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एक 25-30 मिनट हमको लग जाएगा या 20 मिनट में भी खत्म हो जाएगा अगर आप साथ दोगे तो, ठीक है ना। तो अच्छे से आज हम पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों। देखो मूड आज अच्छा रखो, क्योंकि देखो आज कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। इजी कंसेप्ट है, फटाफट कर लेते हैं इसको। पहली बात, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नाम कहीं सुना सुना सा लगता है ना, किधर तो देखेला लगता है, सुनेला लगता है, किधर तो। ऑस्मोसिस अगर हम पढ़ने जाए तो ऑस्मोसिस एक है, एक जिक्र आता है इसमें, बुलेट पॉइंट्स आएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है अगर आप देख लो किसी नेट की तरह, किसकी तरह, किसी नेट की तरह, किसी नेट की तरह होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इसका ये साइड में फ्रंट व्यू देख लें तो ऐसे नेट की तरह इसमें जालियां लगी होती है बहुत सी। अब जितना फाइन ये नेट होगा, जितना ज्यादा फाइन ये नेट होगा, उतने पार्टिकल्स ये बड़े बड़े सॉल्यूट्स को आने से रोकेगा। इसमें से जाएंगे तो सिर्फ एकदम कम लिक्विड वाले जाएंगे, और जो बड़े बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नेट में ही रहेंगे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको जाने नहीं देगा। परमिएट करना यानी कि क्या, परमिएट, परमिएट यानी कि टू अलाउ, टू अलाउ। अगर आप गूगल करोगे परमिएट शब्द का अर्थ, तो अर्थ में यहां पे बता रहा हूं, परमिएट यानी कि टू अलाउ, अलाउ करना। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, मेम्ब्रेन अलाउ करता है। अब सेमी क्या है, सेमी यानी कि आधा, ठीक है, आधा यानी कि लिक्विड्स का अलाउ करेगा, बड़े बड़े सॉल्यूट्स का अलाउ नहीं करेगा, है ना। अगर परमिएबल मेम्ब्रेन में कहता हूं, परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि कोई भी आ जाए, घर तुम्हारा, आओ जाओ घर तुम्हारा, यानी कि सॉल्यूट्स आ रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे, मतलब मेम्ब्रेन के कोई मतलब ही नहीं है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेलेक्टिव, जितना जो इसको जरूरत है, जरूरत यानी कि हम कह सकते हैं जितना फाइनली है मेम्ब्रेन हम डिवाइड करेंगे, जितना फाइन होगा ये मेम्ब्रेन, जितने ज्यादा इसमें ऐसे ब्लॉक्स होंगे, ऐसे नेट्स होंगे, उतना ज्यादा ये क्या करेगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, उतना ये अलाउ नहीं करेगा, और जो फाइन पार्टिकल्स एकदम फाइन, जो स्पोर्स में से जा सकते हैं, उनको वो अलाउ करेगा। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल सबसे बड़ा है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में जब हम पढ़ने जाते हैं, इसका रोल बहुत बड़ा है बच्चों। तो मेरे शेरों, अब आज हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर डीपली पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर दूं आपके। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑस्मोसिस, इसका डेफिनेशन हम सीख लेंगे, ठीक है। अब ऑस्मोसिस देखो होता क्या है, अगर मैंने एक बीकर ले लिया अच्छा सा, उसमें मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें पोर्स कितने, होल्स कितने, इसका नेट कितनी, ये सब भैया पूछने की बात नहीं है, ठीक है। अब ये सब मत पूछो, बस समझ लो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दोनों तरफ हमारे फ्लूइड, दोनों तरफ क्या है हमारा फ्लूइड। अब फ्लूइड है वो लिक्विड है, और लिक्विड दोनों साइड कैसा है, एक तरफ है सॉल्यूशन, एक तरफ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों मौजूद है ना, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों मौजूद है। एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होगा,
जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से फ्लूइड का आना जाना लगा रहेगा। समझ रही बात? इस सॉल्यूशन, अब दोनों लिक्विड है तो इन दोनों लिक्विड्स का इन दोनों की तरफ आना जाना लगा रहेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्या लगा रहेगा? आना जाना, यानी कि ये यहां पे आ सकता है, ये वहां पे जा सकता है, ऐसा आना जाना लगा रहेगा। लेकिन बात यह है कि किसका जाना ज्यादा होगा, किसका आना कम होगा, ये हमको देखना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसकी तरफ ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है, यहां पे जितना आ रहा है वही उतना ही वही वहां पे जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिक्विड जो है ये अलग अलग है भैया, अलग अलग है ना। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों मौजूद है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है, केवल प्योर सॉल्वेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, या दोनों की प्रॉपर्टीज जो है आने जाने के, ट्रैवलिंग के, मॉलिक्यूल बाइंडिंग के, दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है क्या? नहीं है सेम से भैया, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो मेरे शेरो। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है ना। अब देखो ये हो गई आम जिंदगी, ये कौन सी जिंदगी हो गई? ये आम जिंदगी हो गई। अब मेंटोस वाली जिंदगी देखो, है ना, दिमाग की बत्ती थोड़ा सा और जलाओ। अब देखो लिक्विड जो है ये दोनों साइड पे अलग अलग है। इनकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, मॉलिक्यूल बाइंडिंग की प्रॉपर्टी में जो बॉन्ड्स देखे, इसमें सॉल्वेंट सोल्यूट बॉन्ड्स मौजूद है, इसमें सॉल्वेंट बॉन्ड्स, इसमें सोल्यूट बॉन्ड्स है, तो एक अलग प्रकार का लिक्विड है। अगर हम यहां देखें प्योर सॉल्वेंट है भैया, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जितना इसका फ्लो है उतना ही उसका फ्लो है। तो नेट फ्लो जो है वो डायरेक्शन इसका अलग अलग होगा, एक की तरफ ज्यादा, एक की तरफ कम। अब किसकी तरफ ज्यादा, किसकी तरफ कम, ये सीखने वाली बात है। इधर से हमको थोड़ा सा हमारी मेंटोस वाली जिंदगी हमारी आ जाती है, ये आम जिंदगी हो गई, है ना। इसको कोई भी समझ लेगा, इसको तो कोई भी समझ लेगा। चलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, अब वो लिक्विड को तो अलाउ करता है पास करने के लिए, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से लिक्विड का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन कहां से किसकी तरफ? अब देखो अगर मैंने इसी डायग्राम को वापस बनाया थोड़ा रब करके, है ना, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने बता दिया। यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, और यहां पे सॉल्वेंट है लेकिन इसमें सोल्यूट मिला हुआ है, यानी कि यहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है हाई, और यहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है लो। सो होता क्या है, द ट्रैवलिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बता रहा हूं मैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये होता किस वजह से, देखो इसकी एक वजह दी गई है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, अच्छी बात है, मैं बार बार समझाऊंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो बात क्या है, इसका वेपर प्रेशर जो है, इसका अगर हम वेपर प्रेशर देख लें, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, ये तो हम कंपेयर कर चुके हैं वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर लोअरिंग में। इसका वेपर प्रेशर जो है ये कम है, ये कम है, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो है ज्यादा, यानी कि इसमें थोड़ी सी एस्केपिज्म ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, ये प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे भी प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं, एक पॉइंट आ जाता है यहां पे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन का फ्लो इसकी तरफ ज्यादा, यहां पे भी आ रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना लो से हाई जा रहा है। तो इस फ्लो को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और वहां पे टेक्स्ट बुक में आपको एक लाइन भी दी होगी कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम हो सकता है, मात्रा इसकी घट सकती है ना। इस प्रोसेस को, इस फ्लो को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। इस फ्लो को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अगर दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हम देखेंगे जो एक सॉल्यूशन है और एक जगह प्योर सॉल्वेंट है, दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग है, तो फ्लो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका फ्लो दूसरे की तरफ जाएगा जिसका वेपर प्रेशर कम है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है दोनों में से वो वेपर प्रेशर कम वाले की तरफ फ्लो होगा। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन की भाषा में बोले तो जिसका सोल्यूट जो है, इसमें सोल्यूट है यानी कि ये हायर कंसंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन ये हायर कंसंट्रेशन है, अब इसमें प्योर सॉल्वेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट हम देखें तो इसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, यहां पे फ्लो आ भी रहा है लेकिन मात्रा बहुत कम है। तो ये लो टू हाई कंसंट्रेशन अगर जाता है डेफिनेशन के हिसाब से, अगर आप देखेंगे डायग्राम के नीचे वाला जो है पैराग्राफ, उसमें लिखा गया है साफ शब्दों में कि भैया प्योर सॉल्वेंट में से यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब ट्रैवलिंग होता है, जब पास होता है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। और वेपर प्रेशर लोअरिंग के कांसेप्ट से अगर हम देखे जाए तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो
दूसरे जिसका वेपर प्रेशर कम है उसकी तरफ ट्रैवल करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑस्मोसिस तो हमने पूरी तरीके से सीख लिया है बच्चों, मेरे शेरों, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ रही चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीग्राम हमारा चैनल है दीक्षा कोचिंग क्लासेस का डीसीसी, उस पे आप जब मन चाहे तब आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है ना, दिक्कत की कोई बात ही नहीं बच्चों। बात यह है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो हम केमिस्ट्री सीरीज पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये टेक केयर भी करने की कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, अगर आप ऐसे डाउट्स लेके आते हो जो मुझे भी चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंजिंग बनोगे, इंटरेक्शन होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। देखो अगर चैलेंजिंग होगा, आपके डाउट्स ऐसे कुछ आएंगे जो मैंने भी कभी सोचे नहीं होंगे, है ना, तो थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ आप सीख रहे हो, आप तो सीख रहे हो रेगुलरली। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्शन रखोगे ना गाइस तो अच्छा रहेगा। तो डाउट्स है पूछो, प्लीज पूछो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना हो सके उतना, क्योंकि दिस सीरीज इज गोइंग फॉर द नीडी, है ना। ये ऐसा नहीं है कोई रिच है कोई पुअर है उनके लिए चालू, ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसके लिए है? नीडी फॉर व्हाट? नीडी टू लर्न, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, जिसको सीखना है, उन लोगों के लिए है। ये रिच है पुअर है, ये ऐसा है वैसा, ये डल है ब्राइट है, इनके लिए नहीं है ये। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है गाइस, इसमें लर्निंग की भूख है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आधा घंटा रोज समय व्यतीत करो, सारे लेक्चर्स देखो रोज। टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, लॉकडाउन चल रहा है, टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप रोज एक एक लेक्चर देखोगे, पढ़ोगे रोज 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, तो गाइस बहुत अच्छी बात है। समय कम जा रहा है लेकिन आपका एक रूटीन बैठ जाएगा, आप रोज रोज पढ़ने लगोगे। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं तो बाकी के सब्जेक्ट्स की, मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं बायो ले लो उनका, है ना। तो ऐसे रोज आपको सब्जेक्ट्स एक ऑर्डर में पढ़ने की तैयारी लग जाएगी। देखो क्योंकि रेगुलरली रोज जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनकी एफिशिएंसी में आपको बता दूं बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर आप ब्राइट भी हो लेकिन आप एंड टाइम पे एग्जाम आने पे पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सब जो है ये अच्छी बुरी बात है जो आपको पता है कि किसके लिए चल रहा है किसके लिए नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ जितना हो सके उतना, है ना। तो हर एक जगह से, हर एक ऑनलाइन माध्यम से हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूट्यूब हो गया, धीरे धीरे अपना टेलीग्राम चैनल हो गया, तो धीरे धीरे हम यूडेमी में भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पे भी। ठीक है, तो प्लान्स बहुत चल रहे हैं कि आप जुड़े रहेंगे तो मदद ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेक्चर 21 में आज हमने ऑस्मोसिस सीख लिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब हम देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस अब टेक्स्ट बुक में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मदद से ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्होंने दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप उनकी इंग्लिश देखोगे तो कतई जहर इंग्लिश है भैया, कतई जहर इंग्लिश है। इतनी जहर की, देखो जहर पी के तुम मर जाओगे तुरंत उधर ही। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब 2 लाइन पढ़ूं, आप 2 लाइन मुझे इजाजत दे तो 2 लाइन में पढ़ना चाहूंगा। अर्ज क्या है? देखो अर्ज क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेंड अक्रॉस द माउथ ऑफ द थर्स्टल ट्यूब। समझ में आया? कुछ नहीं, मैं देखो अब देखो समझ में आएगा तो ऐसे आएगा। मैंने एक डब्बा ले लिया बड़ा सा कांच का, है ना, इसमें भर दिया मैंने पानी। इसमें क्या भर दिया मैंने भैया? इसमें भर दिया पानी, यानी कि वाटर, है ना, H2O, इसमें भर दिया पानी मैंने। अब इस पानी में मछलियां नहीं तैरेंगी, है ना, ये मछलियां नहीं है, ये लाइनें हैं। ये मछलियां दिख रही होंगी तो गलतफहमी मत समझना, ये मछलियां नहीं है, पानी है जो मैं लाइन से दिखा रहा हूं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक मटका ले लिया, मटका है ना कांच का, उसको मैंने इन्वर्ट कर दिया। इस मटका मैंने ऐसा उल्टा रख दिया और ये मटके का मुंह है। इस मटके के मुंह पे जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने इसकी डोरी से इसको टाइट बांध दिया है। और यही शब्द इन्होंने क्या बताया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेंड अक्रॉस द माउथ ऑफ द थर्स्टल ट्यूब, है ना, ऐसी भाषा में। ठीक है, अब ये थर्स्टल ट्यूब है जिसको मैंने उल्टा कर दिया है, फास्टेंड किया गया है। अब देखो ये लेवल है पानी की, यहां तक इस मटके को जो फिल कर रही है, और यहां से जो है इसके साथ एक कनेक्टेड है, ये है एक ट्यूब है जो एटमॉस्फेयर में हमको दिख रही है इस लेवल, पानी के लेवल के ऊपर। और यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करके एक आपको लाइन दी गई। अब मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के, वैसे वैसे आपको बताऊंगा। अब देखो गाइस हो क्या रहा है, ये वाटर है, यानी कि क्या है, इसको प्योर सॉल्वेंट में कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं प्योर सॉल्वेंट। और इसके अंदर ये कांच का मीडियम है, यहां से पानी तो घुसेगा नहीं, यहां से पानी कहीं से भी नहीं घुसेगा। ये कांच का जो ट्यूब है मेरे पास, इसको जिन्होंने थर्स्टल ट्यूब बोला हुआ है, थर्स्टल ट्यूब, इसमें शुगर सॉल्यूशन है।
इसमें शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन यानी कि क्या, शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, यानी कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड द शुगर इज द सोल्यूट इन दिस, so it has the higher concentration, I can say higher concentration, and in terms of vapor pressure if I talk, this has the lower vapor pressure, the vapor pressure is lower than that as compared of the pure solvent has higher vapor pressure, तो ये बढ़ेगा इसकी तरफ, यानी कि from lower concentration to higher concentration, हमारा ऑस्मोसिस रोल प्ले करेगा, ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे सर अरे ये तो ऑस्मोसिस बता रहे हो, प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? तो भैया ये हो गई अब आम जिंदगी, मेंटल जिंदगी की तरफ चलते हैं थोड़े धीरे धीरे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा डाउट्स को। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या हो रहा है, इस मेम्ब्रेन से नीचे से लेके ऊपर जो है वो सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है यानी कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि इसमें का जो सॉल्वेंट है ये इस सॉल्यूशन में एंटर हो रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से वेपर प्रेशर जो है इसकी मदद से ये यहाँ पे एंटर हो रहा है। यहाँ पे एंटर होने की वजह से इसमें जो है इसमें लिक्विड बढ़ते जा रहा है, इसमें लिक्विड बढ़ते जा रहा है ना। लेकिन अब देखो यहां से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कौन सा, ये प्योर सॉल्वेंट, इसको एंटर होने के लिए, और साथ साथ जब पानी एंटर हो रहा है, लेकिन साथ में ये फ्लूइड जो है ग्रेविटी फोर्स नीचे एक्सर्ट हो रहा है। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है ना। मैं अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहा हूं, कहीं दूसरी जगह नहीं, अर्थ पे मैं इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर रहा हूं, तो मेरे शेरों मेरे चीतों क्या होगा, ग्रेविटी की मदद से ये फ्लूइड जो है नीचे की तरफ इसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर ऊपर से भी है, प्रेशर नीचे से भी है ना। तो बैलेंस की उम्मीद रखते हो टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बैलेंस की उम्मीद रखते हो कि नहीं रखते हो? तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलता हूं इसको मैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो यानी कि क्या, पानी की बात हो रही है यहाँ पे। पानी जो है, फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स अगर हम पकड़ ले, ये नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है इस पे, और ऊपर की तरफ ऑस्मोसिस की वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट घुस रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से फ्लूइड का लेवल है जो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा टाइम आएगा, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस कंडीशन को हम जब कहेंगे फोर्स बैलेंस हो गए, तो दिस कंडीशन आई कैन से एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद क्या होगा, ये जो लेवल है ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा नहीं, यानी कि क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसका इतना बढ़ गया है कि ये सॉल्वेंट जो है इसके अंदर से जो घुस रहा है ये उसको ऊपर अब आने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां तक सीमित रख रहा है इसको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से इसको एंटर नहीं होने दे रहा, इसको यहीं तक रख रहा है। समझ रहे हो बात को, इसको यहीं तक रख रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा, ये जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसको जब तुम मेजर करोगे, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी दोनों प्रेशर इक्वल हो गए फोर्सेस, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आई कैन से इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात ये जो है नोट डाउन कर लो, यहां पे नीले डब्बे में इन्होंने एक बात दी है, नीले डब्बे में remember I can read it for you if the thing is that it is important to note that osmotic pressure is not the pressure produced by solution। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर नहीं है जो सॉल्यूशन से एक्सर्ट हो रहा है, सॉल्वेंट से एक्सर्ट कर रहा है इस पे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा है जो एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब दो अलग अलग सॉल्यूशन हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से सेपरेट करेंगे, तभी ये प्रेशर हमको दिखाई देता है। ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन सोल्यूट जब मिक्स करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दो अलग टाइप के हमने फ्लूइड सेपरेट कर दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के अंदर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट प्रेशर वी कैन से इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज नॉट द प्रेशर व्हिच कम्स इन एग्जिस्टेंस विद द सॉल्यूशन, ओके, इट इज बिकॉज़ ऑफ द कंडीशंस वी क्रिएट। समझ में आ रहा है आपको? सो मेरे शेयरों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गए। ये प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं h रो g की मदद से। रो यानी कि डेंसिटी जो इसके अंदर है, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जो अर्थ पे होती है, हाइट मतलब इसकी हाइट यहां से लेकर के इसकी जो हाइट है इसको, इन तीनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको आ जाएगा प्रेशर, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है वो आपको फेमिलियर है, वो है पाई। क्या है वो? पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने देख लिया, ऑस्मोसिस के बारे में हमने देख लिया। तो गाइस
देखो बच्चों, हमको क्या करना है आज जो है इस ऑस्मोसिस के चैप्टर को थोड़ा सा खत्म ही कर देना यार, क्योंकि आगे जो है ना हमने पढ़ना है वेंटो फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आगे जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े कंसेप्ट, हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलने के लिए ये सीधा रास्ता है जो है, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी भगा लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वहां गाड़ी धीरे धीरे लेके जाएंगे ताकि समझ में आए चीज। और ये जो सीधा रास्ता है यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी रेस कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन हम बढ़ा देंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 21 का आज थोड़ा सा हम टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि आज है हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे हाइपरटोनिक, नहीं हाइपरटोनिक के पहले आएगा आइसोटोनिक, उसके बाद आएगा हाइपरटोनिक, फिर आएगा हाइपोटोनिक, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या जल्दी जल्दी आप इतना ले रहे हो, भाई बात ही ऐसी है ना, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, समझने वाली कोई बात ही नहीं है, लिखने वाली बात है। आप इसको नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक इन कंटेक्स्ट टू ऑस्मो, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। अब हम सीधे शब्दों में इसको फटाक से थोड़ा पढ़ लेंगे। सीधे शब्दों में देखा जाए आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब देखो आइसोटोनिक जो है, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, दो सॉल्यूशन का मेरे एटमॉस्फेरिक निकल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, जिसको पाई का सिंबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो सॉल्यूशन का सेम है तो क्या होगा, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिलाएंगे ना उसमें बीच में लगाएंगे तो यहां से यहां ट्रैवलिंग और यहां से आए, तो जो नेट फ्लो है इसका, ये जो फ्लो है ये बैलेंस रहेगा, यानी कि क्या, जितना ये यहां जाएगा उतना ये वहां जाएगा, तो बैलेंसिंग बना रहेगा, यहां से वहां ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम, समान, ठीक है ना। तो अगर हाइपरटोनिक देखें, अगर दो सॉल्यूशन का, इसमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, दूसरे का बहुत कम है ना, एक का ज्यादा है दूसरे का कम है, तो हम यहां पे बात करेंगे कि अगर ज्यादा वाला है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटेंशन हम नाम लेते हैं ना कि टेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन है कि बहुत ज्यादा बड़ा वाला टेंशन, है ना। तो हाइपरटोनिक जो है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा है, कतई ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम उसको लेंगे हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक यानी कि क्या, वो ज्यादा है और उसके विद रिस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कम है, काफी कम है, तो हम यहां पे लेंगे हाइपोटोनिक। किसको लेंगे हम, हाइपोटोनिक, उसको कहेंगे सॉल्यूशन को अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है विद रिस्पेक्ट टू द अदर व्हिच इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू दैट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर 1 is greater than osmotic pressure 2. I can say that this solution is hypertonic on this and this solution is hypotonic on this. समझ में आ रहा है, शब्दों को खेले यार बस। अगर मैं नाम लिखता, इतना जो बड़े बड़े बने में नाम लिखे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आप बोले ओ भाई मारो मुझे, क्यों, क्योंकि यार ये शब्द इतने बड़े हैं लेकिन कंसेप्ट जो इतने छोटे, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली जो कंसेप्ट है, जो बात है, जो मिसाल है, यहाँ पे कायम दायम हो गई, ठीक है। तो मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे पपीतों, आज देखो हार नहीं मानिए, थोड़ा सा लेक्चर आगे जा रहा है, माना मैंने, लेकिन देखो जो ऑस्मोटिक की चीजें हैं ना, आज हम कतई सीख लेंगे यार पूरी तरीके से। तबाही लेक्चर चल रहा है, कंसंट्रेशन कम मत होने दो, कंसंट्रेशन रखो, ऑस्मोटिक कंसेप्ट जो है पूरी तरह सीख लेंगे। डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालो या टेलीग्राम के चैनल पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, है ना। तो डाउट तो सॉल्विंग होगा भी, और लेक्चर में भी हमारा तबाही लेक्चर चल रहा है, आग तो लग रही है कंटिन्यू। तो आग लगाते हुए आगे हम बढ़ते हैं, हाइपरटोनिक से आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आज नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैं कैसे प्रूव करूंगा, है ना। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, मेरे शेरों, आज का लास्ट टॉपिक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, फटाक से लेक्चर खत्म होने वाला है अगले 5 मिनट में, तो 5 मिनट के लिए ध्यान यहाँ पे, पूरा ध्यान यहाँ पे, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा होगा, आपके चलना भी नहीं चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर यहाँ पे हम देख लेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई से दिया गया है ना, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आपके ध्यान में अगर होगा, ये आइडियल गैस लॉ का स्टेटमेंट है, जहां पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है आइडियल गैस कांस्टेंट और T है टेंपरेचर। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप मिनट ऑफ जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी देखो, यहाँ पे पाई इक्वल टू N2 R
T/V, ऐसा कुछ दिया गया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आम जिंदगी टेक्स्ट बुक में देख लो, लिख लो, फॉर्मूला रट लो। अगर बेसिक आपको पता होगा, है ना, बेसिक आपको पता होगा, तो आम जिंदगी से मेंटल जिंदगी की तरफ चले जाओगे। PV = nRT, PV आपको पता है। अब P है प्रेशर, P है प्रेशर, तो P को मैं लिख दूंगा पाई, पाई के साथ जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई था उसको मैंने वहां भेज दिया, जो डिवाइड हो गया। और N2 जो है, यहां पे हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में जब हम बात करते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो हम सोल्यूट की बातें कर रहे हैं, तो N2, अब देखो N2 आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूट आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, तो हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हो गई नहीं हो गई? तो मैंने बोला था जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में अगर बात करें वो, तो N2 आ गया यहां पे। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, एक बात है मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दो चीजों में हर वक्त लड़ाई होती है। ये मोलैरिटी कब देना है, मोलैलिटी। अब देखो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, टेंपरेचर की कोई दिक्कत नहीं आ रही। बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा यहां पे टेंपरेचर बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में हमने देखा टेंपरेचर घट रहा है। तो बढ़ना घटना, तो इस दिक्कत को मैं हटाने के लिए यहां पे मैंने छोटा m यानी कि मोलैलिटी का जिक्र किया, मोलैलिटी मैंने पकड़ लिया। अब यहां पे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी हम लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो मेरे शेरों? दिक्कत की बात नहीं है, मोलैरिटी हम ले सकते हैं क्योंकि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की कोई आना जाने का दिक्कत नहीं है। बस जो है प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, एक सॉल्यूशन से दूसरे को सॉल्यूशन में ट्रैवलिंग हो रही है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो टेंपरेचर का कोई खेल ही नहीं है भाई, टेंपरेचर का खेल नहीं है, तो मोलैरिटी में ले सकता हूं। मोलैरिटी है, क्या है मोलैरिटी? मोल्स पर लीटर, और मोलैलिटी है मोल्स पर केजी, है ना? ये है, अगर आपको याद हो, इन दो चीजों को यार आपको याद रखना है, याद रखना है। तो अगर नहीं याद रह रहा है तो कतई पाप कर रहे हो यार तुम, क्योंकि ये बेसिक है, इसको याद रखना है। पापी ना बनो, पापी ना बनो बच्चों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, पापी नहीं बनना है। मोलैरिटी, मोलैलिटी याद रखो, मरते दम तक कतई याद रखना है आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नीचे वॉल्यूम आ गया। तो इन दो टर्म्स को मैं निकाल करके कैपिटल M में सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूं, कैपिटल M में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, कैपिटल M में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। पाई = mRT, है ना? याद रखने वाला फॉर्मूला आ गया, पाई = mRT, याद रह जाएगा। तो आगे इन्होंने दिया है हमको, आगे इन्होंने दिया है W2/M2। अब हम देखेंगे अगर कि नंबर ऑफ मोल्स = मास अपॉन मोलर मास, है ना? मास को इन्होंने ले लिया है W और मोलर मास को ले लिया है इन्होंने M। तो सोल्यूट के बारे में बात करें, N2 आ गया तो W2/M2 आ जाएगा। तो N की जगह पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, पाई = W2/M2 × V, और ये आ गया RT, है ना? तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये हो जाएगा रिलेशन विद मोलर मास, है ना? और ये आ जाएगा कि दैट osmotic pressure is also colligative property and this is the formulation for the numerical types with respect to molar mass, with respect to, we can say, the relation between them. It is a colligative property. As the number of moles of solute increases, that the osmotic pressure more and more it increases, because the tendency to travel from lower concentration to higher concentration increases. क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सोल्यूट सामने वाले के पास बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी ट्रैवल करने की टेंडेंसी और बढ़ती जाएगी उसकी तरफ, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा से ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होता है खत्म, है ना? तो ज्यादा टाइम आपका लिया नहीं मैंने, बड़ी बड़ी बातें बता दी, बड़ी बड़ी बातों से मुझे याद आया अगले 2-3 लेक्चरों में हमारा जो लेसन है, चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के साथ साथ आपका रिवीजन लूंगा मैं। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपके प्रॉपर डाउट्स होंगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन एक रखूंगा मैं, जिसके तौर पे हम और एक लेक्चर रख लेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। जितने भी डाउट है, न्यूमेरिकल में डाउट है, अनसॉल्व सॉल्व आप सॉल्व कर रहे हो, हम वो भी लेंगे आगे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है? तो डाउट्स है तो बोलो, हिचकिचाओ मत। तब तक के लिए मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो शेयरों में मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।